सोचिए, एक तमिल व्यापारी और एक मुगल सोल्जर आमने सामने खड़े हैं 1600 में। एक तमिल बोलता है, दूसरा पर्शियन। कोई गूगल ट्रांसलेट नहीं, तो फिर डील कैसे हुई? जवाब आपको शॉक करेगा। 1600 का इंडिया कोई एक कंट्री नहीं था, ये था लैंग्वेजेस का एक मेज, जहां तमिल, पर्शियन, तेलुगु, पोर्चुगीज, अरबिक सब मिक्स होकर बिजनेस चलाते थे। लेकिन कम्युनिकेशन होती कैसे थी? आज की वीडियो में हम जानेंगे वो सीक्रेट्स जो हिस्ट्री बुक्स कभी नहीं बताती, सीक्रेट हैंड सिग्नल्स जिनसे बिना बोले डील्स होती थी, और एक लैंग्वेज जो आज ऑलमोस्ट एक्सटिंक्ट है लेकिन 1600 में पूरे इंडिया को जोड़ती थी। वेलकम टू टेल्स ऑफ इंडिया। आज की वीडियो बेहद स्पेशल है क्योंकि हम एक्सप्लोर करेंगे एक ऐसा एरा जब इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा ट्रेड हब था और हर दिन दर्जनों लैंग्वेजेस में डील्स होती थी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। हम देख रहे हैं कि बहुत से व्यूअर्स ने अभी तक सब्सक्राइब बटन नहीं दबाया। आपका सपोर्ट हमारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। तो चलिए शुरू करते हैं ये जर्नी, जहां हम समझेंगे कि जब फोन्स, इंटरनेट और कॉमन लैंग्वेज नहीं थी, तब इंडिया कैसे दुनिया का ग्रेटेस्ट ट्रेडिंग एम्पायर बना। ये स्टोरी है सर्वाइवल, जुगाड़ और इनक्रेडिबल ह्यूमन इंजेनिटी की। 1600 में भारत पॉलिटिकली डिवाइडेड था। मुगल एम्पायर नॉर्थ में, डेक्कन सुल्तनट्स बीच में और साउथ में इंडिपेंडेंट नायका किंगडम्स। लेकिन असली डिवाइड लिंग्विस्टिक थी, और ये डिवाइड बिजनेस के लिए सबसे बड़ी चैलेंज थी। मुगल कोर्ट में पर्शियन चलती थी, एडमिनिस्ट्रेशन, पोएट्री, रॉयल ऑर्डर सब पर्शियन में। लेकिन सोल्जर्स और कॉमन लोग बोलते थे हिंदवी या देहलवी, जो आज की हिंदी उर्दू की एंसेस्टर थी, लेकिन बहुत अलग। डेक्कन रीजन में डेवलप हो गई थी अपनी यूनिक लैंग्वेज दक्षिणी। ये थी नॉर्दर्न हिंदवी की बेटी जो साउथ में पली बढ़ी, और इसमें मराठी, तेलुगु, कन्नड़ा के वर्ड्स मिक्स हो गए थे। साउथ इंडिया में डोमिनेंट थी द्रविडियन लैंग्वेजेस, तमिल, तेलुगु, मलयालम। संस्कृत रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट में यूज होती थी, लेकिन मार्केट प्लेस की लैंग्वेज प्योरली द्रविडियन थी, जो नॉर्थ इंडियन लैंग्वेजेस से कंप्लीटली अलग थी। ग्रामर भी, वर्ड्स भी, स्क्रिप्ट भी। जब एक मुगल सोल्जर साउथ में पोस्टेड होता था तो वो लिटरली फील करता था जैसे फॉरेन कंट्री में आ गया। फूड अलग, कस्टम्स अलग, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम, भाषा कंप्लीटली इनकॉम्प्रिहेंसिबल थी। तो क्वेश्चन ये है, जब ये दो कंप्लीटली डिफरेंट वर्ल्ड्स टकराती थीं, ट्रेड या वॉर के दौरान कम्युनिकेशन कैसे होती थी? हिस्ट्री का सबसे फैसिनेटिंग आंसर अब आने वाला है। सबसे पॉपुलर मिथ ये है कि उर्दू इन्वेंट हुई मुगल आर्मी कैंप्स में, जहां टर्किश, पर्शियन और हिंदी स्पीकिंग सोल्जर्स मिक्स हुए और सडनली एक नई लैंग्वेज बन गई। लेकिन ये स्टोरी है फैसिनेटिंग है और कंप्लीटली झूठी भी है। उर्दू वर्ड टर्किश वर्ड उर्दू से आता है, जिसका मतलब है कैंप या आर्मी। इसी एटिमोलॉजी ने पूरी मिथ को जन्म दिया, लेकिन लिंग्विस्टिक साइंस कुछ और ही कहती है। ट्रूथ ये है कि जो लैंग्वेज हम उर्दू कहते हैं वो जेनेटिकली एक इंडो आर्यन लैंग्वेज है। इसकी ग्रामर, वर्ब्स, प्रोनाउंस, सिंटैक्स सब आता है खड़ी बोली से, जो दिल्ली रीजन की डायलेक्ट थी और सेंचुरीज से एग्जिस्ट करती थी। मुगल कैंप ने लैंग्वेज को इन्वेंट नहीं किया, उसने एग्जिस्टिंग हिंदवी को स्टैंडर्डाइज किया और पर्शियन वोकैबुलरी से डेकोरेट किया, जैसे एक इंडियन ट्री पर इरानियन फ्लावर्स लगा दिए गए हों। 1600 तक जो लैंग्वेज मिलिट्री कैंप्स में बोली जाती थी उसे बुलाते थे हिंदवी, देहलवी या रेख्ता। उर्दू नाम तो बाद में 18th सेंचुरी में पॉपुलर हुआ, लेकिन ये लैंग्वेज था नॉर्थ इंडिया का लिंग्वा फ्रैंका। लेकिन कैंप का कनेक्शन कंप्लीटली मीनिंगलेस नहीं था। मुगल इंपीरियल कैंप कोई ऑर्डिनरी मिलिट्री कैंप नहीं थी, ये थी एक मोबाइल सिटी जिसमें लैक्स लोग रहते थे। फ्रेंच डॉक्टर फ्रांसवा बर्नियर ने लिखा कि जब एम्परर डेक्कन की तरफ मार्च करता था तो दिल्ली की आधी पॉपुलेशन उसके साथ चल देती थी। सोल्जर्स, मर्चेंट्स, आर्टिजन्स, फैमिलीज सब। ये कैंप था एक्चुअली एक मूविंग कैपिटल। इस मोबाइल सिटी की बाजार में ही एक्चुअल लिंग्विस्टिक फ्यूजन होती थी। एक राजपूत सोल्जर को ग्रेन खरीदना है जट पेजेंट से, सैडल रिपेयर करवाना है लोकल कॉबलर से, और पिटिशन फाइल करनी है पर्शियन स्पीकिंग स्क्राइब के पास। सब कुछ एक ही लैंग्वेज में नहीं हो सकता था। इसी बाजार में डेवलप हुआ वो सिस्टम जहां हिंदी ग्रामर के साथ पर्शियन नाउन्स यूज होने लगे, जैसे गश्त लगाना, पेट्रोल करना, दफ्तर जाना, ऑफिस जाना। ये थी लिंग्विस्टिक एफिशिएंसी की नेसेसिटी, सर्वाइवल टेक्निक थी। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर इस स्टोरी का,
दखनी लैंग्वेज, ये थी वो मिसिंग लिंक जो नॉर्थ और साउथ इंडिया को 1600s में कनेक्ट करती थी, लेकिन आज ऑलमोस्ट कोई नहीं जानता इसके बारे में। दक्खनी की बर्थ स्टोरी फैसिनेटिंग है। 1327 में सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी कैपिटल दिल्ली से दौलताबाद महाराष्ट्र शिफ्ट कर दी और फोर्स किया थाउजेंड्स दिल्ली रेजिडेंट्स को साउथ जाने के लिए। ये था ग्रेटेस्ट इंटरनल माइग्रेशन एंशिएंट इंडिया का। जब दिल्ली के लोग साउथ पहुंचे, वो लाए अपने साथ खड़ी बोली लैंग्वेज, लेकिन वहां लोकल लैंग्वेजेस थीं, मराठी, तेलुगु, कन्नड़। फिर हुआ नेचुरल मिक्सिंग और धीरे धीरे दक्खनी इवॉल्व हो गई। सूफी सेंट्स ने दक्खनी को पॉपुलर बनाया। उन्हें अपना मैसेज लोकल लोगों तक पहुंचाना था, तो उन्होंने प्योर पर्शियन छोड़कर सिंपल दक्खनी में प्रीच करना शुरू किया। स्पिरिचुअलिटी ने लैंग्वेज को ब्रिज बना दिया। 1600 तक दक्खनी अपनी रिच लिटरेरी ट्रेडिशन डेवलप कर चुकी थी। गोलकोंडा और बीजापुर सुल्तानेट्स ने पोएट्स को पेट्रनेज दिया। मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने फेमस चारमीनार के लिए पोएम दक्खनी में लिखी थी। दक्खनी की स्पेशल बात ये थी, इसकी ग्रामर बिल्कुल नॉर्दर्न हिंदावी जैसी थी, लेकिन वोकैबुलरी में तेलुगु, मराठी वर्ड्स थे और इसमें वो ओल्ड हिंदी फॉर्म्स प्रिजर्व थे जो नॉर्थ में मॉडर्नाइज हो गई थे। ये थी परफेक्ट ब्रिज। एक तमिल मर्चेंट जो कोरोमंडल कोस्ट से डेक्कन ट्रेड करने आता था, उसको दक्खनी आनी ही थी। गोलकोंडा मार्केट में गुड सेल करना है तो दक्खनी ही लैंग्वेज थी। पुलिस चीफ कोतवाल से लेके टैक्स कलेक्टर तक सब दक्खनी बोलते थे। सिमिलरली मुगल सोल्जर जब डेक्कन पोस्ट होता था, वहां की लोकल दक्कनी ऑटोमेटिकली सीख जाता था, भले ही वो दक्कनी को रस्टिक कंसिडर करता हो अपनी पॉलिश्ड डेलिवी के कंपैरिजन में, लेकिन दोनों म्यूचुअली इंटेलिजिबल थी। तो जब 1600 में तमिल मर्चेंट और मुगल सोल्जर मिलते थे, तो मोस्ट लाइकली वो दक्खनी में बात करते थे। ये थी उनकी कॉमन ग्राउंड लिंग्विस्टिक ब्रिज जो दोनों वर्ल्ड्स को कनेक्ट करती थी। लेकिन समटाइम्स भाषा की भी जरूरत नहीं होती थी, क्योंकि इंडिया ने डेवलप की थी एक सीक्रेट सिस्टम ऑफ साइलेंट ट्रेड। कैलिकट यानी कोझिकोड जैसे पोर्ट्स पर बिना एक शब्द बोले डील्स होती थी मिलियंस की। ये मेथड कहलाता था हैप्टिक सिग्नलिंग या अंडर क्लॉथ बार्गेनिंग। दो मर्चेंट्स हाथ मिलाते हैं, एक क्लॉथ से कवर करते हैं और फिर शुरू होती है साइलेंट कॉन्वर्सेशन, सिर्फ टच के थ्रू। इस सिस्टम की ब्यूटी ये थी, एक अरब ट्रेडर और एक केरला ब्रोकर जो एक दूसरे की लैंग्वेज नहीं जानते, वो भी नेगोशिएट कर सकते थे। प्लस प्राइस सीक्रेट रहती थी कंपेटिटर्स और मार्केट स्पाइस से। ट्रैवलर्स लाइक जॉन बैप्टिस्ट टावर्निए ने विविडली डिस्क्राइब किया ये सिस्टम। उन्होंने देखा कि कैसे बिगेस्ट डील्स होती थी कंप्लीट साइलेंस में, और बाद में दोनों पार्टीज हैप्पी थी। जीरो मिसकम्युनिकेशन, जीरो ईव्सड्रॉपिंग। कम्युनिकेशन का दूसरा साइलेंट मेथड था हुंडी सिस्टम। ये थी बिल ऑफ एक्सचेंज, एक पेपर जो वैल्यू कम्युनिकेट करती थी बिना फिजिकल गोल्ड सिल्वर मूव किए। सूरत का मर्चेंट गोलकोंडा के सप्लायर को पे कर सकता था बिना डेंजरस रोड्स पे कैश ले जाए। हुंडी लिखी जाती थी स्पेशलाइज्ड स्क्रिप्ट्स में, महाजनी, मोदी, जो नॉर्मल लोगों को रीड नहीं होती थी। प्लस सीक्रेट कोड्स होते थे। ये था एक कंप्लीट फाइनेंशियल लैंग्वेज जो एंटायर सब कॉन्टिनेंट में एक्सेप्टेड था, रीजनल डायलेक्ट से बियॉन्ड। अब क्वेश्चन आता है, इंडिया से बाहर के लोगों के साथ कम्युनिकेशन कैसे होती थी? 1600 में इंडिया था ग्लोबल ट्रेड का सेंटर, तो डेली यूरोपियंस, अरब्स, साउथ ईस्ट एशियंस से डील करनी पड़ती थी। सबसे सरप्राइजिंग फैक्ट ये है, 1600 में इंडियन कोस्टलाइन की ट्रेड लैंग्वेज थी पोर्चुगीज। हाँ, पोर्चुगीज। वास्को डा गामा 1498 में आया था और 100 साल में पोर्चुगीज बन गई थी मैरीटाइम लिंगुआ फ्रैंका। लेकिन ये स्टैंडर्ड पोर्तुगीज नहीं थी, ये थी पोर्तुगीज क्रियोल, जिसे कहते थे लिंगुआ नॉर्तेरो या क्रिस्तांग। इसकी ग्रामर सिंपल थी और इसमें मलयालम, तमिल, कोंकणी, मराठी वर्ड्स मिक्स थे, सो इट वाज इजी टू लर्न फॉर ट्रेडर्स। पोर्चुगीज का इम्पैक्ट इतना डीप था कि आज भी हम यूज करते हैं पोर्चुगीज वर्ड्स, जैसे चाबी, बाल्टी, अलमारी, अनानास। ये सब 1600s में इंडियन लैंग्वेजेस में एंटर हुए पोर्चुगीज ट्रेड के थ्रू। अरब ट्रेडर्स के साथ ऑब्वियसली अरबिक यूज होती थी, स्पेशली मैरीटाइम वोकैबुलरी। नखुदास जो शिप मास्टर्स इंडियन ओशन रूट्स चलाते थे, अक्सर मुस्लिम्स थे।
मप्पिलाज ऑफ केरल, मराइकर्स ऑफ तमिलनाडु, और वो अरेबिक इन्फ्लुएंस वोकैबुलरी यूज करते थे नेविगेशन के लिए। केरला में तो डेवलप हो गई अरेबिक मलयालम। ये थी मलयालम लैंग्वेज लेकिन रिटन इन अरेबिक स्क्रिप्ट। मप्पिला मुस्लिम कम्युनिटी ने ये क्रिएट किया था और इससे वो सीमलेसली कम्युनिकेट कर पाते थे पर्शियन गल्फ ट्रेडर्स के साथ। और फिर था पर्शियन। अगर आप एजुकेटेड थे, चाहे इंडियन हो, सेंट्रल एशियन हो या ईरानियन हो, तो पर्शियन जरूर आनी चाहिए थी। ये था फ्रेंच ऑफ द ईस्ट, ट्रांस रीजनल प्रेस्टीज लैंग्वेज, जो बंगाल से बगदाद तक वर्क करती थी। अब आता है सबसे पावरफुल फिगर इस पूरी लिंग्विस्टिक इकोनॉमी का, दुभाषिया। लिटरली मतलब दो भाषा, 2 लैंग्वेजेस का आदमी। लेकिन असल में ये होते थे मल्टीलिंगुअल जीनियसेस जो एंटायर इकोनॉमी कंट्रोल करते थे। 1600 में जब यूरोपियन ट्रेडर्स इंग्लिश, डच, फ्रेंच इंडिया आए, दे वर कंप्लीटली हेल्पलेस। वो ना लोकल लैंग्वेज जानते थे ना कस्टम्स। दुबाश के बिना एक डील भी नहीं हो सकती थी। दुबाश टिपिकली होते थे हाई कास्ट हिंदूज या एलीट मुस्लिम्स, ऑफन ब्राह्मण्स, चेट्टियार्स। वो फ्लुएंट होते थे तमिल, तेलुगु में नेटिव, फारसी में कोर्ट लैंग्वेज और पुर्तगीज में ट्रेड लैंग्वेज। कुछ अरेबिक भी जानते थे। लेकिन दुबाश सिर्फ ट्रांसलेटर नहीं थे, दे वर कल्चरल ब्रोकर्स, इकोनॉमिक गेटकीपर्स। वो डिसाइड करते थे कि यूरोपियन को क्या इंफॉर्मेशन मिलेगी, किस प्राइस पे गुड्स मिलेंगी। बाय कंट्रोलिंग ट्रांसलेशन दे कंट्रोल ट्रेड। दुबाश फैमिलीज अक्यूमुलेटेड मैसिव वेल्थ। उन्होंने मोनोपोली क्रिएट कर ली कम्युनिकेशन की। लेटर में जब ब्रिटिश रूल एस्टैब्लिश हुआ तो कई दुबाश फैमिलीज रूलिंग एलीट बन गई। लैंग्वेज था लिटरली देयर कैपिटल, उनका प्राइमरी एसेट। निकोलाओ मनुची, एक इटालियन जो मुगल इंडिया में गनर बन गया, परफेक्टली डेमोन्स्ट्रेट करता है ये मल्टीलिंगुअल रियलिटी। वो इटालियन, पोर्चुगीज, पर्शियन और टर्किश बोलता था। उसकी मेडिकल स्किल्स और लैंग्वेज स्किल्स ने उसे मुगल कोर्ट के सबसे इंटीमेट सर्कल्स में एक्सेस दिया। तो ये है कंप्लीट पिक्चर। 1600 में जब तमिल मर्चेंट और मुगल सोल्जर मिलते थे तो वो स्ट्रक नहीं हो जाते थे। इंडिया ने इंजीनियर की थी रोबस्ट सॉल्यूशंस कम्युनिकेशन के लिए, क्योंकि डाइवर्सिटी से डील करना सर्वाइवल स्किल थी। वो यूज करते थे दखनी, द लॉस्ट ब्रिज लैंग्वेज। वो रिलाई करते थे दुबाश पर, द पावर ब्रोकर्स। वो कम्युनिकेट करते थे पोर्चुगीज क्रियोल में सी पर, और जब वर्ड्स फेल होते तो हैंड से बात करते थे। ये था इनक्रेडिबल ह्यूमन इंजेन्युइटी। कैंप लैंग्वेज कोई सिंगल इन्वेंशन नहीं थी, ये थी इनएविटेबल रिजल्ट ऑफ एक सिविलाइजेशन ऑन द मूव। इंडिया का बेबल कोई कंफ्यूजन का टावर नहीं था, इट वॉज अ मार्केट प्लेस ऑफ नेगोशिएशन, जहां हर बैरियर के लिए एक सोल्यूशन था, हर प्रॉब्लम के लिए एक जुगाड़। अगर आपको ये लिंग्विस्टिक जर्नी पसंद आई तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट्स में बताइए, क्या आप दक्षिणी, दुबाश या पोर्तुगीज क्रियोल के बारे में पहले जानते थे? नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक और फैसिनेटिंग अनटोल्ड स्टोरी के साथ। जय हिंद।